हाँ, तो आज हम लोग अपने न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शन करेंगे। और न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शन क्या है वो देखना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है ना। तो सबसे पहले रिएक्शंस रिलेटेड टू न्यूक्लियाई, रिएक्शंस रिलेटेड टू न्यूक्लियाई, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले आप लोगों के पास जो टॉपिक आएगा वो आएगा, कौन कौन से अलग अलग आएंगे। फर्स्ट आएगा इसके अंदर कौन सा, न्यूक्लियर फिजन, एंड सेकेंड वन इज न्यूक्लियर फ्यूजन। क्लियर है ना, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? नहीं नहीं, यहाँ तक तो ये पता ही है आप लोगों को, आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है। इसमें सबसे पहले है न्यूक्लियर फिजन। व्हाट इज द न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, कोई बता सकता है क्या होता है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन? यस, व्हेन वन लार्ज एटम split into two smaller atoms, when one large atom split into two or more, यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, two or more, when one large atom split into two or more smaller atom, then this reaction will be nuclear fission, and in the nuclear fission reaction some amount of energy will be released, and this amount of energy will be in the order of mega electron volt. It means mega means 10 raised to power 6 electron volt. It means हर एक टाइम पर अगर 10 raised to power 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सोचो कितनी लार्ज अमाउंट एनर्जी है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर इतना रिलीज हो रहा है, मतलब एक हाई अमाउंट एनर्जी रिलीज होने की वजह से ये दोनों जो फ्यूजन और फ्यूजन की रिएक्शंस होती है ये हार्मफुल होती है, ठीक है ना। तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, व्हेन वन लार्ज एटम स्प्लिट इनटू टू और मोर स्मॉलर एटम, देन दिस रिएक्शन विल बी न्यूक्लियर फ्यूजन। एंड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में क्या होने वाला है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस में जो एलिमेंट्स लेते हैं वो लेते हैं हम लोग बेटा रेडियो एक्टिव एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट्स लेते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट लाइक कौन कौन से, थोरियम है जैसे 90 पे आता है इसका एटॉमिक नंबर, फिर यूरेनियम है 92 पे आता है, फिर प्लूटोनियम है 94 पे आता है, ठीक है ना। इस तरीके से रेडॉन है वो आता है, रेडियम है वो है, तो ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। अब ये ब्रेक कैसे होगा, तो इसमें मोस्ट पॉपुलर जो आप लोगों के सिलेबस में है वो है 92 यूरेनियम। तो देखना 92 यूरेनियम 235, ठीक है। ये जो आप लोगों के पास क्या है, लार्ज एटम है जिसको हम लोग पेरेंट न्यूक्लियाई भी बोलते हैं लास्ट क्लासेस में। इन पेरेंट न्यूक्लियाई पर जब हम लोग न्यूट्रॉन्स कोलाइड करवाते हैं तो न्यूट्रॉन यही होता है 0n1, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं है, जीरो, और ऊपर इसका टोटल मास जो है वो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 है, सिर्फ मैंने 1 कंसिडर कर लिया है। तो जब इस पर कोलाइड करवाते हैं तो कोलाइड करवाने से ये ब्रेक होगा, किसमें ब्रेक होगा, स्मॉलर एटम्स में। कौन कौन से होंगे, तो एक होता है बेरियम और एक होता है क्रिप्टॉन। बेरियम का एटॉमिक नंबर होता है 56, क्रिप्टॉन का होता है 36, इसका एटॉमिक मास होता है 141, इसका होता है 92, ठीक है। जब कोलाइड करवाते हैं तो अब इसके साथ में 3 न्यूट्रॉन्स और रिलीज होते हैं और एनर्जी रिलीज होती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। ये जो एनर्जी होती है इसकी क्वांटिटी अगर हम लोग लिखना चाहें तो ये नियर अबाउट 27.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है फर्स्ट टाइम में, ठीक है। तो यूरेनियम 235 को जब ब्रेक करवाया किससे, न्यूट्रॉन से कोलाइड करवाया, तो 56 बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट गया और 3 न्यूट्रॉन्स जो है वो रिलीज हो गए। अब ये जो रिलीज हुए हुए न्यूट्रॉन्स है ना, इन न्यूट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है।
तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, ये न्यूट्रॉन अपनी जगह पर नहीं बैठेंगे, ये अगेन उस वापस क्या करके करेंगे, इस यूरेनियम को फिर ब्रेक करेंगे, मतलब फिर न्यूट्रॉन रिलीज होंगे। और तो नेक्स्ट प्रोसेस में कितने होंगे बताओ, फर्स्ट प्रोसेस में 3 हो गए, अब ये 3 न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन जब यूरेनियम को ब्रेक करा तो 3 न्यूट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, तो 3 न्यूट्रॉन ब्रेक करेंगे आकर के यूरेनियम को, तो देखो बताओ 1 से 3 हो रहे हैं, तो 3 से कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे क्या, मतलब नेक्स्ट प्रोसेस में 9 होंगे, फिर कितने हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे। मतलब ये जो रिएक्शंस है वो रिएक्शन कंटिन्यू चलती जाएगी, बताओ चलेगी ना। इसका मतलब न्यूक्लियर फिजन जो है वो एक चैन रिएक्शन जैसे होती है, जिसके अंदर जो भी एक लार्ज एटम है वो कोलाइड होता है किसी एक पार्टिकल से और वो ब्रेक हो जाता है स्मॉलर एटम्स में, ये न्यूक्लियर फिजन है। क्लियर है क्या, इससे बताओ कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है ना। अब इसके आगे देखना, अब इसके आगे की कहानी कैसे लिख सकते हैं हम लोग, आगे की कहानी में है बेटा कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा चैन रिएक्शन का, वो देखना है हम लोगों को। तो देखना चैन रिएक्शन का डायग्राम बनाते हैं। क्या नहीं, अर्थ में पॉसिबल क्यों नहीं है, एटम वाला यही तो पार्ट था। जो जापान ने हिरोशिमा और नागासाकी 2 सिटीज पे यही क्या था, फ्यूजन, फ्यूजन पॉसिबल नहीं, हाँ फ्यूजन पॉसिबल है, फ्यूजन तो सन पे पॉसिबल है, सन पे होती है क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आई होती है, हाइड्रोजन बम जो है वो इसका एक एग्जाम्पल होता है। देखो आगे आएगा तो बताऊंगा। अभी है नेक्स्ट चैन रिएक्शन। ये चैन रिएक्शन जो है वो 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन होती है अनकंट्रोल्ड चैन रिएक्शन एंड सेकेंड इज कंट्रोल्ड चैन रिएक्शन। अब अनकंट्रोल्ड होगी, उसमें क्या होगा, फर्स्ट है अनकंट्रोल्ड। देखना यूरेनियम 92 235 है, इसका एटम है, ये कोलाइड करेगा, किससे कोलाइड करेगा बेटा, न्यूट्रॉन से। तो 0 N1 न्यूट्रॉन से कोलाइड किया, कोलाइड करते ही क्या होगा, ये ब्रेक होगा, कितने एटम्स में ब्रेक होगा, 2 एटम्स में स्मॉलर, कौन कौन से, एक होगा बेरियम और एक होगा कौन सा, क्रिप्टॉन, एंड 3 एनर्जी जो पार्टिकल हैं न्यूट्रॉन्स के वो यहाँ से रिलीज होने वाले हैं। क्या बताया था मैंने, इन न्यूट्रॉन्स की एनर्जी जो होती है काइनेटिक एनर्जी वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, इस वजह से ये न्यूट्रॉन्स फर्दरली फिर डिवाइड करते हैं किसको, यूरेनियम को। नाउ नेक्स्ट न्यूट्रॉन विल डिवाइड अगेन द यूरेनियम 92, देन this one is will also break and this one will also break 92। अब देखना फिर क्या होगा बेटा, अगेन फिर बेरियम, फिर क्रिप्टॉन, और देखो 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज होंगे अगेन, फिर बेरियम और क्रिप्टॉन एंड अगेन 3 न्यूट्रॉन्स विल रिलीज एंड सेम प्रोसेस। ठीक है, तो इस प्रोसेस के अंदर, फर्स्ट प्रोसेस के अंदर क्या हुआ, 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज हुए एंड एनर्जी रिलीज हुई, लेट सपोज मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एक एनर्जी रिलीज हुई है। तो अब बताओ नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, अब देखो कितने न्यूट्रॉन्स है, 3 6 और 9, तो 9 न्यूट्रॉन रिलीज हो गए, प्लस जितनी एनर्जी यहां रिलीज हुई थी उसमें यहां से मल्टीपल ऑफ 3 टाइम्स हुई क्या, बोलो, अपना जो प्रीवियस है उससे प्रीवियस वाले से 3 टाइम्स एनर्जी जो है वो ज्यादा रिलीज हो गई। फिर क्या करेंगे, फिर न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगी, तो ये न्यूट्रॉन फिर फर्दर ब्रेक करेंगे, बताओ करेंगे नहीं करेंगे, फिर आगे फर्दरली ब्रेक करेंगे, तो फिर कितने आएंगे नेक्स्ट प्रोसेस में बताओ 27 न्यूट्रॉन्स आएंगे क्या। तो इस तरीके से ये जो रिएक्शन है वो कभी भी कंट्रोल नहीं होगी, ये हमेशा ऐसे प्रोसेस में चलती जाएगी और बढ़ती जाएगी आगे। तो जब भी बढ़ती जाएगी इट मीन्स ये क्या हुआ, एक अनकंट्रोल्ड चैन रिएक्शन है जिसके अंदर यूरेनियम जो है वो कॉन्टिन्यूसली तब तक ब्रेक होता रहेगा जब तक इसका जो टोटल मास है या टोटल क्वांटिटी है
वो जीरो नहीं बच जाए। बोलो आगे क्या कहानी समझ में ही है? कोई दिक्कत है इसमें किसी को भी बोलना? नहीं है ना बेटा? अब देखना, अब इसके आगे क्या है, अब हम लोगों को कंट्रोल करना है इसको। तो कोई मुझे बता सकता है कंट्रोल कैसे करें हम लोग? कंट्रोल करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले दिमाग में आ रहा होगा सर रिएक्शन चल किस वजह से रही है। ये देखो रिएक्शन चल रही है इन न्यूट्रॉन्स की वजह से, इन्हीं की वजह से चल रही है ना। अब जो जिनकी काइनेटिक एनर्जी तेज है, अगर मैं इनकी काइनेटिक एनर्जी को कैसे भी कोई प्रोसेस करके स्लो कर दूं, तो स्लो करते ही ये क्या होगा, न्यूट्रॉन्स कम ब्रेक करेंगे, तो नेक्स्ट प्रोसेस में कम न्यूट्रॉन्स रिलीज होंगे, जिससे क्या होगा कि आगे की और जो अनकंट्रोल हो रखा है वो कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है ना? तो एक बार इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, देन कंट्रोल चैन रिएक्शन देखते हैं, फटाफट से ले लो। ले लिया? आगे चले। नाउ देखना, अब कसो कंट्रोल में कन्वर्ट करना है। मैं कंट्रोल में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ इसको? नाउ ये जो न्यूट्रॉन्स है इनको मैं क्या करूं, एक ऐसा प्रोसेस कर दूं जिसके अंदर कुछ एक ऐसा सॉल्यूशन हो या कोई एक ऐसा सब्सटेंस हो जो क्या करे, इन न्यूट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी को स्लो डाउन करे। तो ऐसा कौन कर सकता है? तो यहां पर जो न्यूट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी को स्लो करने का काम करता है ना, उनको बोलते हैं मॉडरेटर। ठीक है ना? क्या करता है मॉडरेटर? ये काइनेटिक एनर्जी जो होती है उनको क्या करता है, स्लो डाउन करता है। तो मॉडरेटर के फॉर्म में कौन कौन से यूज करनी चाहिए? तो मॉडरेटर की फॉर्म में सबसे जो बेस्ट है वो होता है D2O। आप लोग जानते हो D2O क्या है? बताओ क्या है? हैवी वाटर है, हाइड्रोजन का आइसोटॉप है ड्यूटीरियम 1H2 D2O। तो ड्यूटीरियम ऑक्साइड हो गया हैवी वाटर, ये बेस्ट मॉडरेटर है टू स्लो डाउन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड न्यूट्रॉन्स फ्रॉम द यूरेनियम। ठीक है? नाउ D2O के बाद में सेकंड नंबर पे आता है लिक्विड बेरिलियम और लिक्विड हीलियम। लिक्विड बेरिलियम और लिक्विड हीलियम, लेकिन लिक्विड बेरिलियम और लिक्विड हीलियम की जो कॉस्ट होती है, इनकी कॉस्टिंग काफ़ी हाई होती है। तो कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से नॉर्मली इसको हम लोग रिएक्शंस में यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है ना? तो दोनों में से कौन से हो गए? एक हो गया हैवी वाटर, एक हो गया लिक्विड बेरिलियम और लिक्विड हीलियम, तो D2O। अब क्या होगा बेटा, इन काइनेटिक एनर्जी जो होगी उनको स्लो कर देंगे हम लोग मॉडरेटर की हेल्प से। तो जब हम लोग काइनेटिक एनर्जी को सॉल्व कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी को जो है स्लो डाउन कर देंगे मॉडरेटर की हेल्प से, तो क्या होगा, अब यहाँ पर जो न्यूट्रॉन्स आएंगे, ये जो न्यूट्रॉन्स आएंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बहुत कम होगी, जिसकी वजह से वो यूरेनियम को क्या करेंगे, कम ब्रेक करेंगे। और कम ब्रेक करेंगे मतलब ये क्या हो गई, रिएक्शन जो हो गई वो क्या हो गई, कंट्रोल हो गई। ठीक है ना? तो कंट्रोल चैन रिएक्शन में हम लोगों ने मॉडरेटर में लगा करके और उसको हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया। ये किस में होता है, कहां से बताऊं, बताओ कहां से? समझ में नहीं आया? अनकंट्रोल वाला समझ में आ गया था क्या? कंट्रोल नहीं आया ना? देखो कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। कंट्रोल में क्या करा, यूरेनियम है, तो यहाँ पर क्या था, अनकंट्रोल क्यों था, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा थी, इसलिए ये यूरेनियम को आगे और ब्रेक कर रहे थे। लेकिन मैं किसी प्रोसेस के अंदर ऐसा करूं कि जिससे इनकी काइनेटिक एनर्जी स्लो हो जाए, तो स्लो होने के लिए क्या यूज करते हैं, तो स्लो होने के लिए जो यूज करते हैं उनको बोलते हैं मॉडरेटर। ये मॉडरेटर कौन कौन से हो सकते हैं, तो मॉडरेटर काइनेटिक एनर्जी को स्लो डाउन करने के लिए यूज होते हैं, उनके एग्जांपल्स होते हैं D2O है जो हैवी वाटर होता है, हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप थे, एक था हाइड्रोजन जिसको प्रोटियम भी बोलते हैं, फर्स्ट, सेकंड था 1H2 ड्यूटीरियम एंड थर्ड था 1H3 ट्राइटियम। तो जो सेकंड वाला है 1H2 वो D2O हैवी वाटर की फॉर्म में यूज होता है, एंड सेकंड वन लिक्विड बेरिलियम और लिक्विड हीलियम भी यूज होता है। लेकिन लिक्विड बेरिलियम और लिक्विड हीलियम की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है, इस वजह से प्रीफर करते हैं हम लोग कौन सा, D2O। ठीक है? अब जैसे ही ये यूज़ करा हम लोगों ने, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी स्लो होते ही इट मीन्स वो जो अब यूरेनियम है नेक्स्ट उसको ब्रेक कम करेगा। कम करेगा मतलब जो न्यूट्रॉन्स होंगे वो जो नेक्स्ट सेकंड प्रोसेस में कितने आते हैं, 9 न्यूट्रॉन्स, अब की बार 9 नहीं आएंगे,
आपके पास कितने आएंगे, हो सकता है पहले से कम आएंगे, बस 9 से कम आने चाहिए, वो कितने आएंगे वो बात की बात है, कैलकुलेशन बाद में लिखेंगे, लेकिन कम आएंगे, ये देख लिया हम लोगों ने। तो एक कंट्रोल चैन रिएक्शन हो गई। और ये जो पूरा एग्जाम्पल है, डायग्राम है, ये प्रोसेस है किसका, न्यूक्लियर रिएक्टर का। इट मीन्स जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, जहां न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट होती है, हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया 7 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स हैं, जिनमें से एक हमारे राजस्थान में भी है, जो आप लोगों को पता है, रावत भाटा कोटा में है ना। तो वहां पर एक न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है, राजस्थान में एक है, ऑल ओवर इंडिया 7 है टोटल, ठीक है ना। तो उनमें से एक राजस्थान में भी, वहां पर न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट होती है, और वो न्यूक्लियर एनर्जी में क्या करते हैं कि यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, थोरियम है, उसको ब्रेक करते हैं। अपने वहां पर है, उसको यूरेनियम को ब्रेक करते हैं, ठीक है ना। जैसे आंध्र प्रदेश में भी है, वहां पर भी यूज होता है, लेकिन वहां पर प्लूटोनियम यूज होता है, ठीक है ना। तो अलग अलग जगह रेडियो एक्टिव एलिमेंट से कुछ भी करो, प्रोसेस तो सेम ही होने वाला है, ठीक है ना। तो अब हम लोगों ने न्यूक्लियर फिजन पढ़ लिया, अनकंट्रोल्ड, कंट्रोल। अब नेक्स्ट जो होगा वो कौन सा होगा, हेडिंग हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर कैसा होता है, इसका आउटर शेप कैसा होता है, इसका इनर डायग्राम कैसा होता है, वो डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो डायग्राम की प्रैक्टिस आप लोगों को करनी पड़ेगी। तो अब हम लोग उस पर चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा अपना न्यूक्लियर रिएक्टर। डायग्राम की जो आप लोगों को प्रैक्टिस है वो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि डायग्राम थोड़ा सा इसका बड़ा भी है और डिटेल्ड भी है। मैं आप लोगों को पहले ही बना के रख देता ताकि आप लोगों का टाइम सेव होता, लेकिन जानबूझ के नहीं बनाया मैंने डायग्राम, क्योंकि अगर मैं बना के रख देता तो आप लोगों को समझ में नहीं आता कैसे बनाया, फॉर्मेशन कैसे हुआ। इसलिए आप लोगों को डायग्राम जो है वो अब देखना है। देखो कैसे देखना है वो देखना। सबसे पहले अब हेडिंग लगा दी हम लोगों ने, न्यूक्लियर रिएक्टर। बड़ा टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट भी है। देखना क्या होता है न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर की जो स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर इसका एक होता है आउटर कवरेज और एक होता है इसका इनर कवरेज। तो पहले हम लोग बना रहे हैं इसका जो आउटर फॉर्म है वो किस अकॉर्डिंग दिखता है। सब जने ड्रॉ करना और कोशिश करना डायग्राम सही से ड्रॉ हो आप लोगों से।
ड्रॉ कर रहे हो डायग्राम सबके सब? देखो इस तरीके से ये रॉड्स होती है इसके ऊपर, है ना। ये एक कंक्रीट ब्लॉक होता है। ये रॉड्स जो होती है इनको बोलते हैं सेफ्टी रॉड्स। ये जो होती है इनको बोलते हैं कंट्रोलर रॉड्स। ये जो है इनको बोलते हैं यूरेनियम या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रॉड्स। हमने यूरेनियम देखा था, यूरेनियम रॉड्स बोल दिया इनको। और ये होती है मॉडरेटर, ठीक है ना। तो ये तो हो गया इसका आउटर पार्ट। अब इसका होता है इनर पार्ट भी। वो कैसा होता है वो देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो इनर पार्ट में इसके क्या आपको ध्यान रखने वाली चीज है कि इनर पार्ट जो होगा उसमें देखना, ये कंक्रीट ब्लॉक है हमारा जिसको हम लोग शील्ड बोल सकते हैं, जो बाहर से प्रोटेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि इसमें एनर्जी जो होगी वो बहुत रिलीज होगी। तो हो सकता है कि आसपास का जितना भी एरिया है उस न्यूक्लियर पावर रिएक्टर के वो अफेक्टेड हो जाए, तो उसको कंट्रोल करना है। तो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर से जो हार्मफुल रेडिएशंस हो रही है उसको एनवायरनमेंट में फैलने से रोकने के लिए कंक्रीट ब्लॉक्स बनाते हैं। और कंक्रीट ब्लॉक्स जो होते हैं इनकी थिकनेस जो होती है वो 1.5 मीटर होती है, मतलब काफी मोटी उसकी एक मतलब वॉल होती है, उससे कंट्रोल करते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना। उसके अंदर फिर इस तरीके से ब्लॉक्स होते हैं। और कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एक ऐसे रॉड्स लगी हुई होती है। इस तरीके से फिर ये जो आगे बॉक्स होता है, इस बॉक्स से इस तरीके के दो पाइप निकले हुए होते हैं, जो एक कूलेंट का काम करता है और एक पंप होता है। तो देखना है कि इसमें कौन कौन से क्या क्या एलिमेंट्स है ना। तो यहाँ पर पहले इसको पकड़ लो, फिर चाहो तो नाम लिखना है अपने को, नाम बाद में लिखेंगे क्योंकि अपने पास स्पेस थोड़ा सा कम पड़ रहा है। ये होता है पंप, ये है डायनेमो। यहाँ से हम लोग डालते हैं इसके अंदर, इंसर्ट करते हैं कूलेंट। ये होता है
वाटर